बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज के इस व्लॉग में शहीद अल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी जामशोरो के हवाले से अपडेट आपको देंगे। अपडेट यह है कि इस यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं और सूफ़ी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप का चार्ज भी उनके पास है डॉक्टर अरबेला भुट्टो साहिबा। उनके हवाले से दरख्वास्त गुजार हैं अली असगर साहब। वो सिंध हाई कोर्ट में एक केस लेकर के गए हैं जिनकी वकालत कर रहे हैं सैयद मोहम्मद सोलत रिजवी साहब। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस केस को प्रेजेंट किया है और अदालत को इस बात पर कायल किया है कि ये जो तकर्री है बहसीत वाइस चांसलर डॉक्टर अरबेला भुट्टो की, ये गैर कानूनी है और ये मुकम्मल जो क्राइटेरिया थी उसको मीट नहीं करती हैं, उसको फुलफ़िल नहीं करती हैं। और डेफिनेटली जब एक इदारे का सरबराह इस तरह से इलीगल तरीके से अपॉइंट होकर के आता है तो इसका मतलब ये है कि इस टाइटैनिक को, ये जिसका सरबराही इसको दी गई है, उसको डुबोने का मुकम्मल प्लान बना लिया गया है। तो उस इदारे की सूरत हाल क्या होगी। तो इस पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पेश की है, उन्होंने दीगर बहुत सारी प्ली पेश की है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर शहीद अल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप को चैलेंज करने वाले मोहतरम सैयद मोहम्मद सोलत रिजवी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं सर। ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये जो केस है बुनियादी तौर पर जो सिंध हाई कोर्ट में आप लेकर के गए हैं अली असगर साहब की दरख्वास्त पर, ये बताइएगा कि ये केस बुनियादी तौर पर है क्या। इस केस की थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ कि आप डिटेल में बताएं हमारे नाज़रीन को, ताकि एजुकेशन से मुतालिक जो लोग हैं, यूनिवर्सिटी में जो लोग आपको आज सुनेंगे, उनको भी पता चले कि ये केस बुनियादी तौर पर क्या है जो आप लेकर के सिंध हाई कोर्ट में गए हैं। जनाब, इस केस में हमने चैलेंज किया है अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर अरबेला भुट्टो एज ए वाइस चांसलर शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी जामशोरो। हमने अपने केस में, अपनी पिटिशन में जो अपना डिफेंस लिया है या एलिगेशंस जो हमारे हैं, जिसके सुन के कोर्ट बहुत कन्विंस हुई है, बुनियादी तौर पे ये है कि डॉक्टर अरबेला भुट्टो जो हैं, उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट जो एडवर्टाइजमेंट में आई थी, जो जिसे हम मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, उसको फुलफिल नहीं किया। बिकॉज उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि 20 साल का एग्रीगेट तजर्बा और 10 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट थी। एज ए वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रेक्टर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ एनी डिपार्टमेंट, वेयरएज इनके पास ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। ये तो बहुत सामने की बात है। फिर मैंने कोर्ट की तवज्जो मबजूल कराई कि इनका अपॉइंटमेंट राइट फ्रॉम एसोसिएट प्रोफेसर, वो हमेशा जो है एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर, ये हमेशा से चैलेंजेबल रहा है, लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की थी कभी इसको चैलेंज करने की। वजह यह है कि इनकी बुनियादी अपॉइंटमेंट जो हुई, इनकी बुनियादी बेसिकली अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए लेक्चरर आफ्टर डूइंग हर पीएचडी और कंप्लीशन हर पीएचडी इन 2008। अब 2008 में जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई एज ए लेक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ पीएचडी डन, तो इन्होंने 2012 के दिसंबर में एक एडवर्टाइजमेंट आता है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन मेहरान यूनिवर्सिटी। इन्होंने उसमें अप्लाई किया, जबकि इनका, और उसमें एडवर्टाइजमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी इदारे में पढ़ाने का। अब 2008 से पीएचडी इन्होंने 2008 में की, अपॉइंटमेंट की, लेक्चरशिप की 2008 में हुई, तो किसी भी तौर से ये 2013 में ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिक्वायर्ड जो 10 साल है वो मीट नहीं कर रही थी। बहरहाल फिर भी इनको अपॉइंटमेंट दिया गया। 28/5/2013 का इनका सिलेक्शन बोर्ड हुआ, और इसको हुस्न इत्तेफाक कर लें या मुआवजा कर लें कि सेम डे की ऑन गोइंग सिंडिकेट मीटिंग में इनका केस प्लेस हो जाता है, जबकि अभी सिलेक्शन बोर्ड के मिनट्स भी नहीं बने। अब जब ये, मेरा कहना ये है, मेरा पोजीशन ये थी कि इनका सिंडिकेट में जो केस प्लेस हुआ ये सिर्फ बोगस है और मैनिपुलेशन है। क्यों? इसलिए कि 28/5 की जो सिंडिकेट
मीटिंग हेल्ड हो रही थी उसके अंदर जो था एजेंडा आइटम जो नोटिफाई हुए थे वो मेन एजेंडा आइटम 1 से 13 तक थे, जबकि एडिशनल या सप्लीमेंटल एजेंडा आइटम्स जो बाद में इंक्लूड किए गए वो 14 से लेके 25 तक थे। और आखिरी पेज जो उस मीटिंग्स का मिनट्स का था वो पेज नंबर 249 था। इसमें खलाई मखलूक को देख लें, खलाया मौजा देख लें कि डॉक्टर अरबिला भुट्टो का नाम इस सिंडिकेट मीटिंग में शामिल किया जाता है, जबकि जो 25 तक के मिनट यानी कि एजेंडा आइटम 1 to 25 के मिनट्स जो हैं वो साइन कोई डिफरेंट रजिस्ट्रार करता है, जबकि इनका जो एजेंडा आइटम है जो शामिल किया गया दैट इज एजेंडा आइटम नंबर 26 जो कि है ही कहीं नहीं, वो सिंडिकेट मीटिंग वो मिनट्स में आता है, तो उसमें रजिस्ट्रार कोई दूसरा रजिस्ट्रार साइन करता है। ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 1 पॉसिबल इसलिए नहीं है कि सेम डे पे सिलेक्शन, एक डे पे सेम डे पे सिलेक्शन बोर्ड होता है और सेम डे पे सिंडिकेट कैसे हो सकती है। फिर उन्हीं मिनट्स को जो 1 से 25 तक का जो एजेंडा है वो साइन रजिस्ट्रार कर रहा है, दूसरा रजिस्ट्रार कर रहा है, और 26 नंबर वाले एजेंडे पे साइन कोई दूसरा रजिस्ट्रार कर रहा है। एडिशनली 26वें एजेंडा आइटम पे कोई पेज नंबरिंग नहीं है, जबकि 25 नंबर का जो आखिरी एजेंडा आइटम है जिसपे फैसला हुआ है, मिनट्स हुए हैं, वहां पे वो खत्म होता है पेज नंबर 249 पे, जो कि बज़ाहिर एम्पल प्रूफ है कि ये बोगस एक बोगस अपॉइंटमेंट है और मैनिपुलेशन। अच्छा, इसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल बाद अपॉइंटमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है फॉर द पोस्ट ऑफ फुल प्रोफेसर, जिसमें ये दोबारा अप्लाई करती हैं, ये भी अप्लाई करती हैं, जबकि इस प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है वो ये कहता है कि कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस हो। अब 2008 से इनका एक्सपीरियंस लीजिए, तो 2008 से इनका एक्सपीरियंस जो है कतन 16 में 12 साल का नहीं होता। यहाँ पे एक बात ली जा सकती है उनकी कि वो कहती हैं कि मैंने 2003-4 में या 5-6 में भी टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया है, जिसके लिए हम ये हमारे कार्ड्स हैं जिसको हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे कि क्या हुआ है। तो लेकिन बहरहाल टीचिंग एक्सपीरियंस प्रायर टू पीएचडी काउंटेबल नहीं है फॉर द सिंपल रीजन कि एसोसिएट प्रोफेसर और फुल प्रोफेसर वो सुपरवाइजर होते हैं पीएचडी एस्पायरेंट्स के, जिनके पीएचडी होते हैं। तो अगर पिछला एक्सपीरियंस लगाया भी जाए उनका तो बिफोर पीएचडी वो काउंटेबल नहीं होगा इनका, तो इसलिए हमने चैलेंज किया इसको। अच्छा, अब ये 12 साल का यहाँ पे प्रोफेसरशिप के लिए भी एक्सपीरियंस मीट नहीं कर रही, इसीलिए हमने कहा करते हैं कि चूंकि ये एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप का एक्सपीरियंस इन्होंने बोगस लिया है, बोगस मैनिपुलेशन की है, इसलिए ये वाइस चांसलर की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें भी इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को भी, इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी दैट इज सीएम, इवन अपने यूनिवर्सिटी बोर्ड डिपार्टमेंट को भी, और इवन सिंध हायर एजुकेशन को भी टोटली मिसगाइड और मिसलीड किया है। इस केस में एक जीआईटी बननी चाहिए कंप्लीटली, ताकि चीजें रिकॉर्ड पे लेके आए। देखें इसमें कहते हैं कि ये सिंध में और इतनी जो सिंध की हिस्ट्री में पहली यूनिवर्सिटी है फाइन आर्ट्स के लिए, उसमें ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपने बहुत डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताया, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ में मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि जो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एसोसिएट से जो कोई शख्स अगर प्रोफेसर बन रहा है तो उसका बतौर लेक्चरार, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, ज़ाहिर है वो एक मरहला तय करके आता है और उसमें कम से कम भी 10-20 साल तो इसमें लग जाते हैं एक लेक्चरर को प्रोफेसरशिप पे आने के लिए। तो इनको देख कर के लगता नहीं है कि इन्होंने ये सारा प्रोसेस जो है वो 15-20 साल इसमें खपाए होंगे और फिर चाहे कि वाइस चांसलर बन जाना। तो बतौर प्रोफेसर के लिए जो आर्टिकल्स रिसर्च जर्नल में इंटरनेशनल लिखने पड़ते हैं और प्रोजेक्ट्स जो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ करने पड़ते हैं, या पीएचडी जो प्रोड्यूस करने होते हैं स्टूडेंट्स और एमफिल करने होते हैं, तो क्या इन्होंने वो सारी चीज़ें भी मुकम्मल की थी इनके एमफिल के
जो तलबा हैं उनकी तादाद भी ये पूरी की है इन्होंने, इनके रिसर्च आर्टिकल, ये सारी चीज़ें भी इनकी सीवी को देख करके लगता है कि मुकम्मल हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा। देखिए, सरेदस्त तो मैंने चैलेंज किया है कि इन्होंने बेसिक और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो थी कि 10-12 साल की सर्विस और एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, वो इनका पूरा नहीं है। जहाँ तक बात हो जाती है कि इनके रिसर्च पेपर कितने हुए और कितने पीएचडी ट्रेन किए उन्होंने, सुपरवाइज किए, ये सब बातें चूंकि अभी उनका जवाब आएगा इस केस में, और इसका जो है जवाब हम दाखिल करेंगे, तो उसमें हम कोर्ट को की तवज्जो मबजूल कराएंगे और कोर्ट पे पेश करेंगे कि इस एस्पेक्ट से भी ये चीज़ों को लैग कर रही हैं या नहीं कर रही, जो भी होगा। लेकिन सरेदस्त तो पोजीशन ये है कि इनका मेन एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग कि इनका उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने बच्चे प्रोड्यूस किए हैं एज ए पीएचडी या नहीं किए, या रिसर्च पेपर पूरे हैं कि नहीं है, तो ये अभी इसका सरेदस्त कोई जवाब मैं नहीं दे सकूंगा शाफी। बहरहाल, लेकिन ये कि इंशाल्लाह उनका जवाब आ जाए तो फिर हम इसको एलैबोरेटली डील करेंगे। जी सहूलत रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आज की जो हेयरिंग थी उसमें जस्टिस साहब ने क्या फरमाया है, क्या हुक्म सादर फरमाया है, और अब इसकी नेक्स्ट हेयरिंग कब होनी है, और उसमें क्या जो दूसरी पार्टी है वो अपना बयान जमा करवाएगी या दीगर जिन लोगों को पार्टी बनाया गया है, इस वाले से थोड़ा सा बताइएगा कि नेक्स्ट हेयरिंग कब होनी है और आज की तफसीलात क्या हैं। सर, आज कोर्ट ने हमारी तमाम गुजारिशात को बहुत गौर से सुना और कोर्ट ने कहा कि ये इस केस में सर साहब आपने जो है सिंध हायर एजुकेशन कमीशन को पार्टी क्यों नहीं बनाया। तो क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने की हैं इसमें, क्योंकि एक्ट ऑफ 2022 के बाद, सर्च कमेटी एक्ट 2022 के बाद तो सब उनका डोमेन था। तो मैंने कोर्ट के अर्ज किया कि सर चूंकि वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, और दूसरी तरफ ये कि उनको मिसगाइड करके चीज़ें की गई हैं। उनके पास जो रिकॉर्ड पेश किया गया वो ड्यूली ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड था, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हो, जो कि डिपार्टमेंट से और की यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड था। तो कोर्ट जो है एचईसी कमीशन का इतना इसमें इफेक्टिव रोल नहीं था। उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और क्रेडेंशियल्स को देख एनालाइज किया, कैंडिडेट कंट्रीब्यू लिया, लेकिन कोर्ट ने मुझे फिर भी कहा कि आप इनको पार्टी बनाइए, और कोर्ट ने इन तमाम बातों की रोशनी में इनको अप्रिशिएट करते हुए 25/11 तक जो है सुनवाई मुलतवी की है। कहा है कि इनका जवाब आ जाए तो फिर हम इस पर कोई फाइनल ऑर्डर पास करेंगे। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद सहूलत रिजवी सीनियर एडवोकेट हमें बता रहे थे, आपके सामने ये सारी सूरत हाल उन्होंने रखी है। आप इस वाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, आपका किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, क्या मसाइल है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।